शेर जी बोलता है, तो एक अशोक कोल जी, वो ऐसे आता है जैसे कोई हेडमास्टर नहीं इस क्लास में आता है, क्लास स्टैंड अप। तो वो जब सबसे पहली बात है कि मैंने भाजपा को अलविदा नहीं कहा, मुझे रविंदर रैना और अशोक कोल ने अलविदा करवाया। तो सब रविंदर रैना की अध्यक्षता में दविंदर सिंह राणा जी ने ज्वाइन किया, श्यामलाल शर्मा ने ज्वाइन किया, सुरेंद्र सिंह चौधरी ने ज्वाइन किया, आपने को ज्वाइन किया। रविंदर रैना का इतना कद है कि वो सुरेंद्र चौधरी को या दविंदर सिंह राणा या सुरजीत सिंह ना, वो अध्यक्ष थे ना उस समय, अध्यक्ष क्या ऐसे जिसको मर्जी, जैसे वो कहता मैं शेर हूँ। लेकिन आपने नारा लगाया था रविंदर रैना जिंदाबाद जब आपने वहाँ पे ज्वाइनिंग की। मैंने कहता हूँ मैंने नारे लगाए, मैंने क्यों लगाए? रविंदर रैना का कद मेरे से बड़ा कद नहीं है, मेरे बराबर। कोल साहब को, अशोक कोल साहब को और रविंदर रैना दोनों को, अगर आप एक पेंच का किसी वार्ड पंचायत में किसी में पेंच का इलेक्शन लड़ाओ या किसी म्यूनसिपलिटी के अंदर काउंसिलर का इलेक्शन लड़ाओ और सिर्फ इनको कहना कि मोदी साहब की सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, अगर ये जीत जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। आपको हरा के वो एमएलए बने थे वो जनाब मोदी साहब के नाम पे। रविंदर रैना आए ना, मैं चैलेंज करता हूँ उसको कि मेरे नौशहरा के अंदर आ जाए, वो अपने नाम पे और मैं अपने नाम पे, दोनों, वो भी दुनिया इकट्ठी करे और मैं भी, दोनों जलसा करते हैं, देखते हैं कि सबसे ज्यादा दुनिया किसकी आती है। चैलेंज करता हूँ उसको। तो जब वो कश्मीर में जाते हैं, हमें सोशल मीडिया पर ये चीज मैं आपको टोकना चाहूंगा यहाँ पे, अपने परिवारवाद का उन पर आरोप लगाया। कोई एक बता दीजिए कि किस तरह का परिवारवाद उनके अंदर। आप फिर जल्दबाजी में नहीं जाएंगे, मैं बड़े आराम से बैठूंगा, आज आपको सुनने, आप मुझे सुन के जाएंगे पूरा। हम स्पेशली जम्मू छोड़ के आपके गाँव में यहाँ पर नौशहरा तभी आए हैं। तभी मैंने कहा ना कि आप यहाँ पर आए तो मैं पूरा आपको सेटिस्फाई करके भेजूंगा। ये जो मीम आप कहते हैं ना, मीम बड़े बन रहे हैं आपके ऊपर, ये रविंदर रैना साहब का आप मोबाइल चेक करो, ये खुद बनवा के लोगों को पर्सनली भेज रहा है और कहता है जी वायरल करो। ये इतिहास में पहला प्रदेश अध्यक्ष होगा किसी पार्टी का जो खुद, बीजेपी नहीं कर रही बेचारी, बीजेपी ये परेशान है कि सुरेंद्र चौधरी क्यों छोड़ के गया, लेकिन रविंदर रैना इसलिए परेशान है कि मैं इसके मीम कैसे बनाऊं। रविंदर रैना साहब को मैं ये पूछता हूं कि रविंदर रैना साहब, 3 सवाल हैं आपके ऊपर, और अशोक कोल साहब। रविंदर रैना साहब, मैंने ये कहा कि परिवारवाद आपके ऊपर है, दूसरा मैंने कहा करप्शन, तीसरा मैं कहता हूं कि आप लोगों को ओपन आके बताइए कि सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी क्यों छोड़ी। कोल साहब का ये चाचा भतीजा हैं दोनों, ये दोनों अलग नहीं है, एक चाचा एक भतीजा है, ये दोनों एक हैं। और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई तबाही का कारण बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ रविंदर रैना और अशोक कोल होंगे और बाकी कोई नहीं होगा। कि रविंदर रैना साहब जिस दिन जवाब देगा परिवारवाद का और करप्शन के ऊपर और मेरे पार्टी छोड़ने के ऊपर, उस दिन मैं उसको जवाब दूंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा कि परिवारवाद क्या है। उससे पहले अगर सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये भी सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि जो सैलरी इन्होंने 3 साल 4 साल निकाली है, 2015 से लेकर 2019 तक जो सैलरी इन्होंने निकाली है, वो सैलरी कहाँ गई। और मैं इतना और कहता हूँ कि रविंदर रैना साहब का CDF का फंड का भी आप डिटेल निकालें और मेरी भी निकालें। रविंदर रैना पर करप्शन के चार्जेस लगाए हैं, हमने उनका घर देखा है, उनका घर सीधा साधा सा घर है, जैसे किसी मिडिल क्लास फैमिली का होता है। उनके माता पिता आज भी उसी तरीके से रहते हैं। आप जर्नलिस्ट हो, मत मुझे मुंह से बुलाओ, उगलूंगा जरूर वक्त पर। हमारा तो काम ही यही है ना, हमारा तो काम ही यही है। जितना मर्जी मेरे को घुमाओ फिराओ, मैं उस बातों में नहीं आता, मेरे मुंह में अपनी बातें मत डाल। उनके फैमिली में तो कोई है ही नहीं। मेरा वीर सबर रख, कोई गल नहीं, सारा मेरी जानकारी सही है। थोड़ी जानकारी में और बता देंगा, थोड़ी जी जानकारी घट है मैं बता देंगा। मैं कई वैसे वापस मैं बीजेपी छोड़ के इस वजह से आया कि थोड़ी जी जानकारी है ना, जितने तक है ना उस तो अगली जानकारी देंगा। लेकिन थोड़े सबर करो ना, जाओ रैना साहब बोले ना, 3 दिन हो गए ना, कोई डांस नहीं आया बाहर, वो चिमटा बजाना नहीं आया, वो किधर आ चीफ मिनिस्टर बनना, बोलना चीफ मिनिस्टर बनेगा, पुत्र तू MLA बन के दसा, पहले चीफ मिनिस्टर तो बड़ी दूर की गल है। नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। भाजपा को अलविदा कहने वाले नेता सुरेंद्र चौधरी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि काफी ज्यादा मीम्स इनके वायरल हो रहे हैं। जैसे ही इन्होंने भाजपा को अलविदा कहा तो मीम्स की बाढ़ आ गई सोशल मीडिया पर। आपने भी बहुत सारे मीम्स देखे होंगे और आपने कमेंट भी किया होगा। इन सभी पर चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आखिरकार सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा को अलविदा क्यों कहा। चौधरी साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू। चौधरी साहब, हर कोई व्यक्ति ये सवाल पूछना चाहता है कि आखिरकार सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा को अलविदा क्यों कह दिया, वो भी इतनी जल्दी। देखिए, सबसे पहली बात है कि मैंने भाजपा को अलविदा नहीं कहा, मुझे रविंदर रैना और अशोक कोल ने अलविदा करवाया बीजेपी से।
क्योंकि मैं जब बीजेपी में गया था और एक माइंड बना के गया था कि अब जो मेरी एज है, मैं इस एज में यही सोच के गया था कि मेरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे हैं, अब मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा और मैं मुझे शौक़ नहीं कि बार बार मैं पार्टियां बदलूं। और जब भी मैंने पार्टी कोई बदली तो पहली बात तो मेरे जो लोग हैं, जो लोग मुझे प्यार करते हैं नौशहरा के अंदर या पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, वो लोग मेरे से पार्टी बदली करवाते हैं। तो लेकिन जब मैं बीजेपी में गया तो मैं अपने लोगों से पूछ गया, लोगों ने कहा ठीक है जी, ये पार्टी ऐसी है जो इसमें जाने का फ़ायदा ये है कि हिंदुस्तान के अंदर भी और जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार है ये भारतीय जनता पार्टी की है। क्योंकि यहाँ यूटी है जम्मू कश्मीर में, तो ऑटोमेटिक ये है कि जब यूटी यहाँ पे है तो यूटी कंट्रोल्ड बाय दिल्ली है, MHA के अंडर आती है। तो जब लोगों ने कहा कि हमारे काम होंगे, हमारे कोई बच्चों को रोज़गार मिलेगा, हमारी जो गरीब जो हैं जिनकी विडो पेंशन है या ओल्ड एज पेंशन है या जो लड़कियां जिनकी शादियां हो रही हैं उनके पैसे उनको मिल जाएंगे शादियों के लिए, या हमारे जो ये डेली वेजर वगैरह हैं ये पक्के हो जाएंगे, या और भी जो इश्यूज़ थे लोगों के, वो लोग उन्होंने सोचा हम जब जाएंगे ये तामीर जैसे सड़कों का काम है या बिजली का है या पानी का है, ये मसले छोटे छोटे जो लोगों की ज़रूरतें हैं गाँव में या शहर में मिडिल क्लास के लिए होते हैं, इन चीज़ों के लिए, तो लोगों ने मुझे कहा कि आप ज्वाइन करें तो हमें यहाँ से फ़ायदा होगा। हम चले गए, 1.5 साल आपके सामने, 1.25 साल 1.5 साल हम वहाँ रहे। लेकिन बदकिस्मती यह है कि पहले 2 महीने हम ठीक रहे और पहले 2 महीने में हमने भी खुशी मनाई कि हम बीजेपी में आए हैं, बड़े तूफान आएगा, बड़ा काम होंगे, लोगों के मुश्किलें हल होंगी। लेकिन जब भी हमने ऑफिसरों को फ़ोन करना, किसी ने फ़ोन नहीं उठाना, और अगर जो लीडरशिप है, प्रदेश अध्यक्ष था जो शेर जी हैं हमारे, जिनको लोग शेर जी कहते हैं, अब पता नहीं क्या है, लबरी जाने क्या है, लेकिन है कि वो शेर जी को जब भी हमने कहना, शेर जी ने तवज्जो नहीं देनी, वो अपने चक्रों में रहते थे, बस बैठे था, चिंता नहीं करनी। वो भाई तू ही चिंता नहीं ना, बाकी लोगों ने चिंता, जिन्हें रोटी नहीं लब्भा करती या जिन्होंने बच्चे ही रोज़गार नहीं लब्भा करता, उन्हें तो चिंता है। तो वो ड्रामेबाज तो ज़्यादा कुछ नहीं है, वो पॉलिटिशियन का ड्रामेबाज ज़्यादा है। मेरे ख्याल उसी कोई नाटक नोटंकी शुटंकी का कोई ड्रामा उसे खोल लेना चाहिए और नुक्कड़ नाटक करने चाहिए जो प्रदेश अध्यक्ष है जरा शेर करता है। लेकिन तो भाजपा ने उनको तीसरी बार रिपीट किया, हालांकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी नेता को तीसरी बार अध्यक्ष बनाया गया हो भाजपा का। उसी बात पे आ रहा हूँ। तो वो जो शेर जी हैं जो हमारे, वो बीजेपी के जो, तो एक ही शेर है बीजेपी में, बाकी कोई नहीं बेचारे, बाकी मेरी तरह ही बेचारे ऐसे दबे कुचले लोग, तो जिनको बोलने का कोई राइट नहीं है बीजेपी के अंदर, सिर्फ यही शेर जी बोलता है। तो एक अशोक कोल जी, वो ऐसे आता है जैसे कोई हेडमास्टर नहीं क्लास में आता है, क्लास स्टैंड अप, तो वो जब तक वो हेडमास्टर साहब सामने कुर्सी तक नहीं बैठता, तो जो सामने क्लास में बैठे हैं भावें उसके वो लीडर जितना मर्जी उसका पीछे कोई हज़ारों की तादाद में लोग चलते हों, लेकिन उस अशोक कोल साहब के नीचे सामने वो बैठ नहीं सकता। तो कोल साहब को, अशोक कोल साहब को और अरविंदर रैना दोनों को, अगर आप एक पेंच का किसी वार्ड पंचायत में किसी में पेंच का इलेक्शन लड़ाओ या किसी म्यूनसिपलिटी के अंदर काउंसलर का इलेक्शन लड़ाओ, और सिर्फ इनको कहना कि मोदी साहब की सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, अगर ये जीत जाएं तो मैं सियासत छोड़ दूँगा। आपको हरा के वो MLA बने थे, वो जनाब मोदी साहब के नाम पे। रविंदर रैना आए ना, मैं चैलेंज करता हूँ उसको कि मेरे नौशहरा के अंदर आ जाए, वो अपने नाम पे और मैं अपने नाम पे, दोनों, वो भी दुनिया इकट्ठी करे और मैं भी, दोनों जलसा करते हैं, देखते हैं कि सबसे ज्यादा दुनिया किसकी आती है। चैलेंज करता हूँ उसको मैं। जब वो कश्मीर में जाते हैं, हमने सोशल मीडिया पर ये चीज देखी है, जब वो कश्मीर में जाते हैं तो शेर आए के नारे जरूर लगते हैं। आपने जो क्वेश्चन पहला पूछा, डिटेल कहीं ना कहीं रुक जाएगा और रह जाएगा, क्योंकि लोगों के सामने वो जाना बहुत जरूरी है कि मैंने बीजेपी क्यों छोड़ी। आपने कहा मीम्स बन रहे हैं, तो इसलिए मैंने जब ये 1.25 साल निकाला और जब मुझे पार्टी में लिया गया तो ये कमिटमेंट मेरे साथ की गई थी कि नौशहरा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी से आपने इलेक्शन लड़ना है। क्योंकि अगर मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना तो मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना तो जो लोग मेरे से जुड़े, मैंने इनका लोगों का पब्लिक का भला कैसे करना है। और यहाँ आप कॉन्स्टिट्यूंसी में नौशहरा, आप यहाँ नौशहरा में बैठे हुए हो इस समय, आप जाइए एक इलाके में घूमिए, पूछिए 2014 के बाद रविंदर रैना साहब कितनी बार यहाँ नौशहरा में आया है और सुरेंद्र चौधरी कितनी बार। देखिए मैंने परसों जम्मू था, आज फिर कॉन्स्टिट्यूंसी में, अभी आपको सुबह का कितने इलाकों में घूम के अभी यहाँ बैठा हूँ आगे घर पे। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि हमने जब ये 1.5 साल वहाँ निकाला और जब इस 1.5 साल के अंदर रविंदर रैना साहब के ऊपर मैंने 2 सवाल खड़े किए हैं। ये जो शेर जी हैं, शेर जी को मैंने पूछा है कि परिवारवाद और करप्शन, मैंने ट्वीट किया ना, आप रविंदर रैना साहब को बोलो कि चौधरी कह रहा है कि परिवारवाद भी आप करते हो और करप्शन भी है आपके पास,
इन दोनों पे जवाब दो। यहाँ पे मैं आपको टोकना चाहूंगा। यहाँ पे अपने परिवारवाद का उन पर आरोप लगाया, कोई एक बता दीजिए कि किस तरह का परिवारवाद है उनके अंदर। आप फिर जल्दबाजी में नहीं जाए ना, मैं बड़े आराम से बैठूंगा आज आपको सुनने, आप मुझे सुन के जाएंगे पूरा। हम स्पेशली जम्मू छोड़ के आपके गाँव में यहाँ पर आए इशारा तभी आए, तभी मैंने कहा ना कि आप यहाँ पर आए तो मैं पूरा आपको सेटिस्फाई करके भेजूंगा। ये जो मीम आप कहते हो ना, मीम बड़े बन रहे हैं आपके ऊपर, ये रविंद्र रैना साहब का आप मोबाइल चेक करो, ये खुद बनवा के लोगों को पर्सनली भेज रहा है और कहता है जी वायरल करो। ये इतिहास में पहला प्रदेश अध्यक्ष होगा किसी पार्टी का जो खुद, बीजेपी नहीं कर रही बेचारी, बीजेपी ये परेशान है कि सुरेंद्र चौधरी क्यों छोड़ के गया है, लेकिन रविंद्र रैना इसलिए परेशान है कि मैं इसके मीम कैसे बनाऊं। ये सारे मीम जो है बीजेपी के, रविंद्र रैना अपनी पावर मिस यूज कर रहा है और बीजेपी के जो आईटी सेल है उसको पर्सनल अपने एजेंडे के लिए मिस यूज कर रहा है। वो आईटी सेल को जो इसमें जितने मीम्स रविंद्र रैना जी ने बनाए, खुद मैं आपको कई लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजी हैं। अब मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता क्योंकि वो लोगों के साथ पीछे पड़ जाएगा। ये कई प्रेस वालों को इसने भेजी हैं, कई जो लोग हैं इसके बीजेपी के वर्करों को, लीडरों को, मोर्चों को इसने जो भेजे हैं, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं। वक्त आएगा मैं वो भी एक्सपोज करूंगा। लेकिन रविंद्र रैना साहब को मैं ये पूछता हूँ कि रविंद्र रैना साहब, 3 सवाल हैं आपके ऊपर, और अशोक कोल साहब। रविंद्र रैना साहब, मैंने ये कहा कि परिवारवाद आपके ऊपर है, दूसरा मैंने कहा करप्शन, तीसरा मैं कहता हूं कि आप लोगों को ओपन आके बताइए कि सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी क्यों छोड़ी। क्या आपके पास मैं गया नहीं? क्या मैंने आपको बताया नहीं कि नौशहरा में क्या हो रहा है, आपकी फैमिली क्या कर रही है, आपके भाई क्या कर रहे हैं, मैंने बताया नहीं आपको? हर चीज का मैंने रविंद्र रैना को टाइम टू टाइम बताया। अशोक कोल साहब को मैंने बताया। मैंने हर जगह जो प्लेटफॉर्म था, जो लोग मुझे बीजेपी में ले गए थे, मैंने हर आदमी को बोला कि मेरे साथ ये लोग ऐसे कर रहे हैं, मुझे हरास कर रहे हैं। और रविंद्र रैना का 1 पॉइंट प्रोग्राम था अशोक कोल साहब का, ये चाचा भतीजा हैं दोनों, ये दोनों अलग नहीं है, एक चाचा एक भतीजा है, ये दोनों एक हैं। और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई तबाही का कारण बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ रविंद्र रैना और अशोक कोल होंगे और बाकी कोई नहीं होगा। चौधरी साहब, रविंद्र रैना की अध्यक्षता में दविंदर सिंह राणा जी ने ज्वाइन किया, श्यामलाल शर्मा ने ज्वाइन किया, सुरेंद्र सिंह चौधरी ने ज्वाइन किया, आपने को ज्वाइन किया। रविंद्र रैना का इतना कद है कि वो सुरेंद्र चौधरी को या दविंदर सिंह राणा या सुरजीत सिंह ना, वो अध्यक्ष थे ना उस समय, अध्यक्ष क्या ऐसे जिसको मर्जी, जैसे वो कहता मैं शेर हूँ। लेकिन आपने नारा लगाया था रविंद्र रैना जिंदाबाद जब आपने वहां पे ज्वाइनिंग की। मैंने कहता हूं मैंने नारे लगाए, मैंने क्यों लगाए? रविंद्र रैना का कद मेरे से बड़ा कद नहीं है, मेरे बराबर, वो भी एक लेजिस्लेटर, एक्स लेजिस्लेटर है, मैं भी एक्स लेजिस्लेटर हूँ। सिर्फ इतना वो पार्टी का अध्यक्ष था, और वो पार्टी का अध्यक्ष था, तो जब मैं पार्टी में गया मैंने नारे लगाए। मैं कहता हूं मैंने, ये मेरी शराफत है कि मैंने एक अपने बराबर के कद के आदमी के साथ उसके नारे लगा रहा हूँ जिंदाबाद के। ठीक है, मोदी साहब के मैंने कम लगाए, अमित शाह साहब के कम लगाए, लेकिन मैं इसके लगाए, मैंने और तरुण चुग साहब के कम लगाए, लेकिन इसके लगाए। क्यों लगाए थे? सिर्फ इसलिए कि मैं यहाँ से ये साबित होता है कि सुरेंद्र चौधरी जो है ईमानदारी से बीजेपी में चलना। आप शायद ये दिखाना चाहते थे कि आज रविंद्र रैना और सुरेंद्र चौधरी जो हम आज दोस्त हो गए हैं। मैं वो दोस्ती खा करेगा क्या? ये दोस्ती का काबिल नहीं, ये दुश्मनी का काबिल नहीं, दोस्ती तो बड़ी दूर की बात है। इसके ऐसे इंसान के साथ तो बंदा दुश्मनी नहीं कर सकता। क्या दुश्मनी करोगे? जो जिसका ये नहीं पता कि क्या है वो शेर है कि क्या है, छोड़ो इसको। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसका कद नहीं है। ये जो चीज़ें जो ज्वाइनिंग हमारी हुई थी, ये दिल्ली से हुई थी, दिल्ली ने हमें मोटिवेट किया था। लेकिन ये है कि दिल्ली मेहनत करती थी कि किसको ज्वाइन कराना है, तो ये वो उनका नखट्टू बेटा है, वो पुत्र है, ये चाचा भतीजा दोनों, कि ये लोगों को निकालने में लगे रहते हैं। क्यों? कि ये डरते हैं कि कोई मास लीडर जो है बीजेपी में ना आ जाए, जिस बंदे की अपनी कोई बेस है वो ऐसा लीडर कोई पार्टी में ना आ जाए। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मैंने अगर वो जो ये मीम बना रहा है, इस मीमों से कोई मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाइए, लोगों को पता है, बेचारों को मोह परवाह है, उनको लोगों को यहाँ बच्चा उनका बेरोजगार है, उसके ऊपर वो मीम क्यों नहीं बना रहे? बेरोजगारी के ऊपर। यहाँ आर्मी की ये जितना इलाका है, ये बॉर्डर बेल्ट है नौशहरा का, या मैक्सिमम लोग फौज में है, तीसरी पीढ़ी फौज में है। मेरी अपना परिवार जो तीसरा पीढ़ी फौज में है, यहाँ फौज की भर्ती बंद हो गई है। यहाँ आप जाएं गाँव में पीने को पानी नहीं मिल रहा, महीने बस पीने को पानी आता है। यहाँ लोगों को बिल आ रहे हैं बिजली के, लेकिन वहाँ खंबे है नहीं है, तार है नहीं है, तो बिल आ रहे हैं बिजली के। यहाँ लाइट नहीं है, बच्चों को कट कितना है। यहाँ इतनी लो वोल्टेज है खित्ता पीर पंचाल के अंदर इन गर्मियों के अंदर कि हमारी मोटरें नहीं चल रही। मोटरें ना चलने के कारण मोटरें सड़ रही हैं और ट्यूबवेल बंद पड़े हैं। नहीं, सुनिए ना मेरी बात आप, तो वो ट्यूबवेल बंद पड़ने के कारण लोगों को पीने को पानी नहीं मिल रहा। तो इसलिए यहाँ बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बात नहीं कर रहा रविंद्र रैना। इसकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है। हाँ, इतना जरूर है कि रविंद्र रैना साहब जिस दिन जवाब देगा परिवारवाद का,
और करप्शन के ऊपर और मेरे पार्टी छोड़ने के ऊपर, उस दिन मैं उसको जवाब दूंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा कि परिवारवाद क्या है। लेकिन दुनिया, हाँ, आप दुनिया को जाओ, निशारा में बंदे को पूछो कि रविंदर रैना परिवारवाद कर रहा है नहीं कर रहा, ये इसके परिवार में करप्शन है नहीं है। यहाँ आज यहाँ एक ठेकेदार काम नहीं कर सकता रविंदर रैना के परिवार के पूछे बगैर। यहाँ कोई भी ठेका होगा पहले रविंदर रैना साहब को पूछना पड़ेगा। ये नेशनल हाईवे के काम चल रहे हैं, वहाँ बजरी और रेता कौन से क्रशर से जाएगा, ये फैसला भी रविंदर रैना की फैमिली करती है। सुनने में तो ये भी आया था कि रविंदर रैना जब एमएलए थे तो वो अपनी जो सैलरी थी वो श्राइन बोर्ड को दान किया करते थे। वो फकीर इंसान, आज भी वो जमीन पे सोते हैं, आज भी उनको बिस्तर की जरूरत नहीं पड़ती उनको। वो फकीर इंसान है, वो हमारे इंटरव्यू बोलता है मैं फकीर इंसान हूँ। मैं अपने मुंह से जो मर्जी बोलता रहे ना, फकीर दुनिया माननी चाहिए ना। रविंदर रैना साहब को पूछो कि जो पैसा आपने सैलरी ली, वो सैलरी की रसीदें दिखाओ, वो पैसा कहाँ पे है। उससे पहले अगर सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये भी सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि जो सैलरी इन्होंने 3 साल 4 साल निकाली है, 2015 से लेकर 2019 तक जो सैलरी इन्होंने निकाली है, वो सैलरी कहाँ गई। और मैं इतना और कहता हूँ कि रविंदर रैना साहब का CDF का फंड का भी आप डिटेल निकालें और मेरी भी निकालें, उस फंड्स के ऊपर भी। यहाँ मैं अभी बोलना नहीं चाहता, अभी वक्त आएगा। मैंने कहा ना, ये जवाब तो दे एक बार, मैं डिटेल बताऊंगा CDF की भी, मैं डिटेल बताऊंगा सैलरी की भी। अगर आपने रविंदर रैना पर करप्शन के चार्जेस लगाए हैं, आपने उनका घर देखा है, उनका घर सीधा सादा सा घर है, जैसे किसी मिडिल क्लास फैमिली का हो, तो उनके माता पिता आज भी उसी तरीके से रहते हैं। आप जर्नलिस्ट हो, मत मुझे मुंह से बुलाओ, उगलूंगा जरूर वक्त पर। हमारा तो काम ही यही है ना, हमारा तो काम ही यही है। जितना मर्जी मेरे को घुमाओ फिराओ, मैं उस बातों में नहीं आता। मेरे मुंह में अपनी बातें मत डालो। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि रविंदर रैना जिस दिन अपने सोशल मीडिया पर आकर उन पर इल्जाम लगाए हैं, तो इसीलिए तो मैं आपसे जाओ उसको पूछो। सुरेंद्र चौधरी ने सवाल खड़ा किया, पूछा है आपको कि बताओ भाई, सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि परिवारवाद पे, सुरेंद्र चौधरी ने करप्शन के ऊपर, सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि भाई सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी क्यों छोड़ी है, इसका जवाब दे। तीनों चीजों की जवाब दे दे, ये चाचा भतीजा दे दें। देखिए, आरोप आपने लगाए हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं। मैं रविंदर रैना जी के पास भी कल जरूर जाऊंगा, लेकिन आपने हैशटैग जब से मैंने पार्टी छोड़ी है, पता नहीं कहां गुम हो गया। सर, मुझे भी तो बोलने का मौका दे, मुझे भी थोड़ा सा बोलने का मौका दे। बड़ा समय हमारे पास। आपने 2 बड़े सवाल उन पे उठाए थे, करप्शन पे आपने कहा कि मैं अभी नहीं बोलूंगा, लेकिन परिवारवाद पर मैं आपसे एक सवाल जरूर करना चाहूंगा। जहां तक मेरी अपनी पर्सनली जानकारी है, रविंदर रैना जी के छोटे भाई जो हैं वो फोर्स में हैं, उनके पिताजी हेडमास्टर रिटायर हुए, उनके दादाजी जो हैं वो सेना से हुए। तो परिवारवाद कहाँ से आ गया? उनके फैमिली में तो कोई है ही नहीं। मेरा वीर सबर रख, कोई गल नहीं, सारा मेरी जानकारी सही है। थोड़ी जानकारी में और बता देंगा, थोड़ी जी जानकारी घट है, मैं बता देंगा। मैं इधर वैसे वापस मैं बीजेपी छोड़ के इस वजह से आया कि थोड़ी जी जानकारी है ना, जितने तक है ना, उस तो अगली जानकारी देंगा। लेकिन थोड़े सबर करो ना, जाओ रैना साहब बोले ना, 3 दिन हो गए ना, कोई डांस नहीं आया बाहर, वो चिमटा बजाना नहीं आया, वो किधर चीफ मिनिस्टर बनना, बोलना चीफ मिनिस्टर बनेगा। पुत्र तू MLA बन के दसा, पहले चीफ मिनिस्टर तो बड़ी दूर की गल है। तू काउंसलर बन के दसे रविंदर रैना, पंच बन के दसो रविंदर रैना साहब जी, बड़िया दूर दियां गल्लां सन। आपका हाथ भी 2.5 किलो का हाथ है, आपको जो पड़ा मेरे पे भी। अच्छा, नहीं हाथ मेरा नहीं हाथ तो मेरा बड़ा नाजुक है। लेकिन है कि अगर मैं आपको बार बार कहूँगा, अगर बीजेपी मैंने छोड़नी नहीं थी, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे बीजेपी रविंदर रैना और रविंदर रैना के परिवार ने और अशोक कोल ने छुड़वाई है। ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं। मुझे जो पार्टी छुड़ाई गई, मैं फिर कह रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, मुझे पार्टी छुड़ाई गई तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये शेर जी जो हैं जम्मू कश्मीर के, रविंदर रैना, उसका परिवार और अशोक कोल, इन लोगों ने मुझे भारतीय जनता पार्टी छुड़ाई। परिवार में से कौन है? ये बात जहां तक भी आप पहुंचा सकते हैं पहुंचा दीजिए। परिवार में से कौन है उनके? रविंदर रैना को पूछना कौन कौन है। अच्छा, अपने आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। आपने परिवारवाद का आरोप लगा, लेकिन जिस पॉलिटिकल पार्टी में आप रह चुके हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करूं, तो वहां पर भी परिवारवाद था। लेकिन जिस पार्टी का आपने दामन थामा है, तो वहां पर भी तो परिवारवाद है। वहां पे तो दादाजी, फिर बेटे, फिर उनके बेटे। तो फिर आप आरोप क्यों लगा रहे हैं? दूसरों पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? कल अगर बेटा भी जर्नलिस्ट बन जाए मेरे भाई का, तो क्या दुख है? अगर रविंद्र रैना परिवारवाद करते हैं तो इसमें क्या परेशानी है? हमें तो यही परेशानी है कि रविंद्र रैना खुद कहता है ये बाप बेटा,
बेटा बाप की सरकार है, ये माँ बेटे की सरकार है, ये रविंद्र रैना है ना, बाप बेटे की सरकार तो है। मैं कहता हूँ ना, तो जब अगर तुम वो अगर कर रहे हैं तो फिर क्यों बोलते हो? जब तुम अपने घर में कर रहे हो, क्यों कर रहे हो फिर? और सबसे बड़ा रविंद्र रैना साहब को पूछो, आप कहते हो मुफ्ती साहब पीडीपी जो उग्रवादियों की पार्टी है, यही कहता था ना, मेरे यहाँ इलेक्शन में 2014 में प्रचार करता था, ये उग्रवादियों की पार्टी है, ये नेशनल एंटी नेशनल लोग हैं। तो मुफ्ती साहब की कब्र पे क्या लेना गया था? सिर्फ इसलिए कि एमपी के पार्लियामेंट इलेक्शन आ गए हैं तो वो वोट लेना चाहता है बीजवाड़ा से, इसलिए। रविंद्र रैना, तू जो 2014 में लोगों को बेवकूफ बनाया था ना, इसने कहा था ना मुझे चौधरी मार गया, सब ड्रामा था, उसकी भी सीबीआई इंक्वायरी करा लो, बोलो किसी मारा भी था कि नहीं मारा था? लेकिन चर्चा ही हुई थी क्या? मैंने वही कहना, उसको भी, इसकी भी इंक्वायरी, इसको बड़ी शौक है इंक्वायरी कराने की, इसको कहा ये भी इंक्वायरी करा कि 2014 में सुरेंद्र चौधरी ने तुझे मारा नहीं मारा था, ड्रामा करके लेट गया था, दूसरे दिन वोट डालने आ गया था। इसलिए ये ड्रामेबाज है रविंद्र रैना, और कुछ नहीं है। इसने जम्मू कश्मीर रियासत को तबाह कर दिया है ये नोटंकियां करके। देखिए मुद्दे क्या हैं जम्मू कश्मीर के। आज जम्मू कश्मीर जो यूटी है, इट इज़ पासिंग थ्रू द क्रूशियल जंक्चर ऑफ द हिस्ट्री। ये आज जम्मू कश्मीर को आप नॉर्मलसी में मत लीजिए। देखिए आप रजौरी खिता पीर पंचाल में बैठे हुए हैं, आपके सामने बीजी में फौजी हमारे शहीद हो गए, अपना बुद्धल में हमारे फौजी शहीद हो गए, डांगरी के अंदर हमारे लोग छोटे छोटे बच्चे शहीद हो गए, ये मिलिटेंसी द्वारा रिवाइव हुई। ये रविंद्र रैना का होम टाउन है ना, अपना डिस्ट्रिक्ट है ना, खिता पीर पंचाल का वो रहने वाला ना। ये कहता है हालात नॉर्मल हो गए, तो भैया नॉर्मल हो गए तो ये लोग कैसे हमारे शहीद हो गए? हमारे डांगरी के अभी तक लोग पकड़े ही नहीं गए, ये सवाल नहीं खड़ा होता क्या? उसके बाद आज सबसे बड़ी बात है, रविंद्र रैना ने खुद जाके बीजेपी ऑफिस के बाहर जाके पीएचई के टेलीविजनों को कहा कि भाई आप पक्के हो जाएंगे। अभी तक पक्के हुए? ये रैबरे खेल के लोगों को जाके इसने एश्योरेंस दिया कि आप पक्के हो जाएंगे। क्या पक्के हो गए? फिर इसने जाके रैबरे जंगलात के लोगों को कहा, फिर इसने एसपीओज को कहा, होम गार्ड्स को कहा, जितने भी टेलीविजन जितने भी डिपार्टमेंटों में लगे उनको कहा। मैं कितनी मैं आपको एग्जांपल को, हर बंदे को जाके ये कहता है मैं पक्का करा दूंगा आपको। क्या पक्के हुए? आज तक उन लोगों को खजल किया हुआ है। आज गवर्नमेंट मुलाजमों को जीपी फंड नहीं मिल रहा, आपको पता है? 4-4 महीने हो गए जीपी फंड नहीं मिल रहा। जीपी फंड तो उनका अपना पैसा है, अगर वो आज सुबह अप्लाई करते हैं तो अब तो उनको शाम को मिलना चाहिए, नहीं तो दूसरे दिन तो मिलना चाहिए। जीपी फंड नहीं मिल रहा मुलाजमों को। ये जो आपके सामने, सुनिए ना, ये मुद्दे हैं लोगों के, इन पे बात नहीं करता वो। ये आज ट्रांसफरें हुई हैं टीचरों की, आप देखें रोज प्रोटेस्टें हो रही हैं, स्कूल खाली हो रहे हैं। कई लोग हैं जिनको रिटायरमेंट को 6 महीने रह गए, उनको भी ट्रांसफर किया इन्होंने। यानी कि आपको दिक्कत भाजपा से नहीं है, आपको सिर्फ दो नेताओं से दिक्कत है आपको? बात दिक्कत की नहीं है, बात देखिए, बात है कि आप जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। रविंद्र रैना और अशोक कोल रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, एक पार्टी दोनों बीजेपी तो ना, बीजेपी में तो और भी बड़े सारे नेता हैं। प्रेसिडेंट कौन है? रविंद्र रैना जी। पार्टी जनरल सेक्रेटरी कौन है? अशोक जी। बाकी कहाँ आते हैं? उसके बाद ही आते हैं ना। तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? इन दोनों की हुई ना। कल दिल्ली से जो बात होगी पहले इन दोनों को पूछा जाएगा ना। तो फिर हम किसका नाम तो कहते हैं हमारी किसका नाम बोल दो, फिर किसका बोलूं? जो सच्चाई है, देखो सुरेंद्र चौधरी कोई अनजान आदमी नहीं है। मैं तो नहीं, इन दोनों ने आपको निकलवाया इसलिए ये दोनों ही आपके? नहीं, मेरे क्या करेंगे जी, मुझे क्या निकलवाएंगे? मेरी माता वैष्णो देवी मेरे ऊपर बैठी हुई है, भोले शंकर वहाँ बैठे हुए हैं, कितनी जियारतें हैं, कितने पीर पैगंबर इस धरती पे हैं। ये ऋषियों मुनियों पीर पैगंबर की धरती है। यहाँ जहाँ आप बैठे हो, यहाँ छठी पातशाही का गुरुद्वारा साहब है, ये नाल साथ में, ये शहर के अंदर। इस साइड मस्जिद है, उस साइड जियारत है, उस सामने चंडी माता का मंदिर है, इधर काली माता का गढ़ी माता का मंदिर है। जहाँ आप बैठे हो चारों तरफ आपके हर धर्म के भगवान बैठे हुए हैं, हम उनकी छत्र छाया में बैठे हैं। तो इसलिए जनाब हमें इनकी क्या, इन्होंने हमारा बिगाड़ना, हमें लोगों की सपोर्ट। अब देखिए आप, आज मैंने पार्टी छोड़ी, आपके सामने क्या माहौल है। एक बदलाव आया नहीं आया? ऐसा बदलाव आया कि रविंद्र रैना चू नहीं कर रहा। चलिए, अब इंटरव्यू बहुत ज्यादा लंबा हो गया, आखिरी सवाल करना चाहूंगा। क्या कभी वापसी जाने का मौका मिला अगर भाजपा में कभी एक भी किरण आई वापस जाने की, क्या कभी वापस जाओगे कभी? ओ मेरे वीर, जिन्हें अपने आप ही हार्ट अटैक कराना है और अपनी बीपी बढ़ानी है, वो बीजेपी चला जाए। और मैं थोड़े चैनल आपके चैनल के माध्यम से मैं जम्मू सूबे के लोगों को अपील करना चाहता हूँ, खास करके हिंदुओं से अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने आपको बचाना है तो आज वक्त आ गया। देखो आपके घरों के बाहर टाइलें लगा दी गई हैं, आपकी गलियां टाइट कर दी गई हैं। ये स्मार्ट सिटी कौन सी स्मार्ट सिटी है? आप देखें आपके सामने जो जमीनें लोगों की हैं,
अपना शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने जब वो हुकूमत में आए थे, उन्होंने लैंड टू टिलर दिया था, जो जिनके पास ज़मीनें नहीं थी किसानों को, उनको ज़मीनें दी थी। तो आज ये ज़मीनें छीन रहे हैं, बाहर के लोगों को यहाँ बसाने की कोशिश कर रहे हैं। आज यहाँ आपका व्यापारी छोटा जो है ख़त्म हो गया। जाइए, आप खुद जाते हैं ना, दुकानों में जाते हैं ना, पहले जिस शोरूम में 10 लड़के नौकरी करते थे, आज कितने करते हैं? अमरनाथ भूमि 1 इंच जमीन नहीं देंगे, ये भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था। आप सब आप करते हो, ये आप बातें करते हो ना। मुझे बताओ, अमरनाथ भूमि गई, ये सब नाटक था। बीजेपी ने कहा था कि हम वहाँ पे बड़ा कुछ बना दे, क्या बन गया? जिस दिन तूफान आता कितने नुकसान हो जाते। बाहर की नेशनल हाईवे को छोड़ दो, इंटरनल रोड्स की क्या हालत है देख रहे हो आप? स्कूलों की क्या हालत है? क्या स्कूलों में आज, इससे पहले भी अगर वहाँ पे बिजली नहीं थी या पखे नहीं थे या टॉयलेट नहीं थी या वहाँ पानी कनेक्शन नहीं थे, क्या अब आ गए? ये नौशहरा हॉस्पिटल में, ये साथ में यहाँ से होते जाना, जो रविंद्र रैना साहब कहता है 9 साल बेमिसाल प्रदेश अध्यक्ष है ना, अभी तक यहाँ हॉस्पिटल नहीं वो कंप्लीट हो सका हमारा। पीडब्ल्यूडी नौशहरा के अंदर इतनी करप्शन है, इतनी करप्शन करके यहाँ पे एक डी इतनी करप्शन करके चला गया, इलीगल अलॉटमेंट है और इलीगल पेमेंटें करके चला गया। आप पीडब्ल्यूडी का नौशहरा का एक यहाँ पे इंक्वायरी करा के देख ले, किसको काम मिले, किस एरिया में ज़्यादा काम हुए, किस एरिया में ज़्यादा सड़कें हुई। ये वक्त में आके ये शेर जी से मैं पूछूंगा, अब पता नहीं असली है कि नकली है, ये भी पता लगाना बड़ा मुश्किल हो गया, वहाँ एक टेंशन हो गई है। ठीक है, तो लिहाजा मैं आपसे यही कहूँगा कि यहाँ तक आपके इस चैनल के माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को कहूँगा कि एकमुठ हो जाओ, एकजुट हो जाओ। आज वक्त आ गया है कि हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, एकमुठ होना पड़ेगा। ये बार बार कहते हैं 50 पार हम करेंगे 50। ओ पापा, आप 90 पार कर जाओ, सारी हैं आप ले जाओ। आप ही तो कर रहे हैं 90 के पार। मैं कह रहा हूँ, अभी भी तो कह रहा हूँ 90 पार ले जाओ ना यार, लेकिन इलेक्शन तो कराओ। करो, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो आज भी कह रहा हूँ बीजेपी को, ये मीम के हम नाते मैं आज भी कहता हूँ बीजेपी वालों, 90 के 90 ले जाओ। आप 50 पार क्यों कर रहे हो? 90 पार कर जाओ, लेकिन कम से कम इलेक्शन तो कराओ, पता लगे आपकी औकात कितनी है। ये जो चीफ मिनिस्टर कहता था मैंने बनना, जो पता नहीं पेंच भी बनता नहीं बनता, इसको मैं कहता हूँ करा इलेक्शन, आओ। ऐसे ड्रामे क्यों करते हो? आज आप वहाँ से दिल्ली, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने शर्म कह दिया कि हमें जिस दिन गवर्नमेंट दिल्ली को गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट जो है हमें ओके करेगी, उस दूसरे दिन हम इलेक्शन करा देंगे। तो कराए ना, दें ना नॉट। तो लिहाजा बोलने को बड़ा कुछ है, वक्त आएगा। लेकिन फिर मैं आपको कहूँगा कि रविंद्र रैना साहब, आपके ऊपर परिवारवाद और करप्शन और सुरेंद्र चौधरी बीजेपी क्यों छोड़ के गया, इन तीनों बातों का जवाब दीजिए। और साथ में अशोक कौल साहब, आप जो गुंगू बन के रखे, चुप बन के सत्यानाश कर रहे हो बीजेपी का, आप भी जवाब दो। थैंक यू। चलिए बाबू, शुक्रिया चौधरी हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर से आज सुरेंद्र चौधरी ने खुलकर बयानबाजी की है और सबसे बड़ा निशान उन्होंने रविंद्र रैना और अशोक कौल पर साधा है। 2 बड़े आरोप जो हैं वो इन दोनों नेताओं पर लगा है। एक परिवारवाद का आरोप लगाया है और दूसरा करप्शन। हालांकि करप्शन और परिवारवाद को लेकर चौधरी साहब ने अभी ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन इंतजार शायद चौधरी साहब कर रहे हैं कि रविंद्र रैना कुछ बोलें तो चौधरी साहब भी इस पर कुछ अपना रिएक्शन देंगे। लेकिन देखना होगा कि रविंद्र रैना इस पूरे मामले को लेकर अपनी कोई चंगा जा दयाला लेके जाए और रविंद्र रैना जाओ देखो बुलवाए, जड़ियां खुलाए। बिल्कुल जरूर जाएंगे। तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर रविंद्र रैना अपनी राय क्या रखते हैं। नमस्कार।